कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती, जिनमें से एक जीवन मृत्यु भी है। ताऊ जी की मौत से हवेली में शांति सी पसर गई थी। उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका था। सबसे ज़्यादा बदलाव तो ताई जी के लिए था, ये जिनकी इस उम्र में उनका सुहाग छिन चुका था। ताऊ जी को गुजरे हुए 1 हफ्ते गुजर चुके थे। आज संडे था तो सब घर पर ही थे। आर्या ने घर के मंदिर में पूजा की और सबको प्रसाद दिया और फिर मेड को सबको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने को कह दिया। भाभी ताई जी ने आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें भूख नहीं है। मेड ने वापस आकर आर्या को बताया। आर्या, आप जाइए, जाकर देखिए, महिमा जी ने आर्या से कहा। जी चाची सा कहते हुए आर्या पहले किचन में आई। उसने ताई जी के लिए खाने की प्लेट लगाई और फिर उनके रूम की तरफ बढ़ गई। वो जब ताई जी के रूम में आई तो देखा वो गुमसुम सी बिस्तर पर बैठी हुई थी। आर्या ने डोर नॉक किया, जिस पर उन्होंने उसकी तरफ देखा तो आर्या अंदर आई। ताई जी, आप बाहर क्यों नहीं आई? हमने आज आपके लिए आलू के पराठे बनाए थे, वो भी अपने हाथों से। वो उनके पास बैठते हुए बोली। उसने प्लेट टेबल पर रख दिया था। आर्या, हमारा मन नहीं है। ऐसे कैसे मन नहीं है आपका? अगर आप नहीं खाएंगे तो हम भी कुछ नहीं खाएंगे। हर बात में जिद अच्छी नहीं होती। वही तो हम भी कह रहे हैं ना ताई जी, हर बात में जिद अच्छी नहीं होती। आप भी जानती हैं कि ताऊ जी लौट कर आने वाले नहीं हैं। फिर ऐसे खुद को तकलीफ देने से आपको क्या मिलेगा? बिटिया, उन्होंने धीमे से कहा तो आर्या ने एक निवाला उनकी तरफ बढ़ा दिया। प्लीज़, उसने कहा और फिर ताई जी को अपने हाथों से ही खाना खिलाने लगी। दरवाजे पर खड़ी उर्मिला जी ये सब देख रही थी। उन्हें आज गर्व हो रहा था कि आर्या उनकी बहू थी, जिसे हर रिश्ते को निभाना आता था, परिवार को साथ लेकर चलना आता था। अरण्य को ऑफिस के किसी ज़रूरी काम के चलते कल शाम को ही शहर से बाहर जाना पड़ा था और आर्या भी कई दिन से हॉस्पिटल नहीं गई थी, तो ताई जी को खाना खिलाने के बाद वो जल्दबाजी में हॉस्पिटल के लिए निकल गईं। लेट होने की वजह से कुछ खाया भी नहीं था। अनाया अब कुछ बड़ी हो गई थी तो ऐसे मुंह में थोड़े बहुत शब्द निकालने लगी थी और बैठने भी लगी थी सहारा देने पर। अरे, हमारा बच्चा क्या कर रहा है? विशाल ऑफिस से आने के बाद अनाया को पुचकारते हुए बोला, जो इस वक्त उसकी दादी की गोद में थी। वो विशाल को बहुत अच्छे से पहचानती थी, तो उसे देखते ही वो हाथ फैलाकर उसकी तरफ जाने को हुई। ये इसकी खुशी तो देखो अपने पापा के पास जाने की, कहते हुए उन्होंने अनाया को विशाल की गोद में दे दिया। मेरे बच्चे ने पापा को मिस किया, वो उसे दुलारते हुए उसके गालों को चूम कर बोला, जिस पर वो अपने छोटे से मुंह को खोलकर हंसे जा रही थी। विशाल उसके साथ खेलने लगा था। आबृति किचन से ये नज़ारा देख रही थी, जो देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। अनाया के आने के बाद से उनकी जिंदगी जैसे पूरी सी हो गई थी। आबृति बेटा, विशाल के लिए पानी तो ले आओ। अपनी सास की आवाज़ सुनकर आबृति ने अपने सिर पर चपत लगाई। हम भी ना इन दोनों को देखकर अपना काम ही भूल जाते हैं, कहते हुए वो पानी लेकर बाहर आई। विशाल ने अनाया को वहीं खेलने के लिए बैठा दिया था और रूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, आबृति, यहीं ले आइए पानी। उसकी बात पर उसने उसके पीछे आते हुए उसे कुछ घूरा। वो उसकी शरारत से अच्छे से वाकिफ थी। आप भी ना बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करिए। माँ वहीं पर थी तो उसके रूम में एंटर होते ही वो रूम का डोर बंद करते हुए बोला। आबृति ने ग्लास टेबल पर रखा था कि विशाल ने उसे पीछे से ही अपनी बाहों में भर लिया। जान, मैं कितनी मुश्किल से 6 घंटे तुम्हारे बिना ऑफिस में बिताता हूँ, तो आने के बाद थोड़ी सी तो एनर्जी मिलनी ही चाहिए। इस अबला पति पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, वो शिकायत करता हुआ थोड़ा मस्करी में बोला, जो सुनकर आबृति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। विशाल के हाथ उसके पेट पर और कमर पर चल रहे थे, जिससे वो सिहर उठी थी। विशाल, उसने गहरी सांस भरते हुए उसका नाम पुकारा, तो विशाल ने अपनी पकड़ कुछ ढीली की और आबृति उसकी तरफ पलटी। आई लव यू। विशाल की आंखों में अपने लिए उमड़ रहे बेशुमार प्यार को देखकर आबृति ने कहा। विशाल की नज़रें तो उसके उन सुर्ख फड़फड़ाते हुए लबों पर थी। उसने झुककर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया।
बाहर से जब अनाया के रोने की आवाज़ आई तब आबृति ने विशाल के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करना चाहा, पर वो उस पर तो जैसे उसके प्यार का नशा सा हावी था। उसने आबृति को ब्लाउज को उसको कंधे से खिसका कर अपने होठों को वहां रखा हुआ था। अनाया, वो रो रही है, उसने विशाल को कंधे से हिलाते हुए कहा तो वो गहरी सांस भरता हुआ उसके ऊपर से हटकर करवट ले लिया। चेहरा अंगारे से तप रहा था उसका, जिस पर लाली सी थी, आंखों में अलग ही रंग था। आबृति ने अपने कपड़े ठीक किए, वो बिस्तर से उतरी कि विशाल को देखकर रुक सी गई। सॉरी, वो उसके तरफ आते हुए उसके गाल चूम कर बोली। जाओ बेटू को ले आओ। विशाल के कहने पर आबृति उसे देखने लगी तो वो उठकर बैठा और पास पड़ी अपनी टी शर्ट उठाकर पहनने लगा। ले आओ उसे यहीं, नाराज नहीं हूँ यार मैं। उसके कहने पर आबृति ने सिर हिलाया और रूम से बाहर चली गई। आर्या, तू कितनी वीक लग रही है, अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रही है क्या? अर्थ, जो आर्या के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकला था, उसने कहा। यार, घर पर इतना कुछ हो रहा है कि बिल्कुल ही वक्त ही नहीं मिलता। सब परेशान है, पहले ताऊ जी की बीमारी और फिर अब उनका जाना। जाने वाले तो चले ही जाते हैं, पर जो हैं उन्हें तो अपना सोचना पड़ता है, और तू सबका ख्याल रखने में खुद को ही इग्नोर कर रही है ना? वो कुछ बिगड़ते हुए बोला। अच्छा ठीक है, अब तू शुरू मत हो जा। एक उमल जी कम है क्या इस बात को लेकर कि तूने भी स्टार्ट कर दिया? उसने मुंह बनाया। तेरी हरकतें ही ऐसी होती हैं कि बोलना पड़ता है। वैसे ये बता, स्मृति कैसी है? ठीक है वो भी, तू अकेली ही तो आई होगी ना? जीजू भी नहीं है यहाँ पर, चल मैं तुझे छोड़ देता हूँ, पर तुझे परेशानी होगी। ज़्यादा ज्ञान मत दे, ठीक है चलना है तो चल। उसने कुछ नाराज़गी जताते हुए कहा तो आर्या ने अब आगे कुछ नहीं कहा और उसके साथ ही हवेली के लिए निकल गया। रास्ते में अरड़े की कॉल आई, जिस पर नज़र पड़ते ही वो खुलकर मुस्कुरा दी। हेलो मल जी, कैसे हो आप? हम ठीक हैं बेटू, आप कहाँ पर हैं? हॉस्पिटल आए थे, अभी तो अर्थ के साथ हवेली जा रहे हैं। खाना खाया था? जी, उसने झूठ बोलते हुए जल्दी से कहा। अच्छा, पर मासा से हमारी बात हुई, उन्होंने तो कहा था कि आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था और अपना लंच बॉक्स भी नहीं लेकर गईं। अरण्य के इस तरह कहने पर उसने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। वो उमल जी, हम लेट हो रहे थे। बेटू, आपकी अगर यही हरकत रही ना तो हम बात नहीं करेंगे आपसे। हम वहाँ पर नहीं हैं तो आप ज़रा भी ख्याल नहीं कर रही हैं। अब आप गुस्सा मत करिए ना प्लीज़। अब ये अर्थू भी सुना रहा था और आप भी। ये बताइए कि आप कब तक आने वाले हैं? हमें आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बस बच्चा, काम खत्म होते ही आपके पास आ जाएंगे, 2 दिन और लगेंगे अभी। घर पहुंचकर कॉल करिएगा, अभी हम भी बाहर हैं। अरण्य के कहने पर उसने हाँ कहा और कॉल कट कर दी। आज अरण्य घर आने वाला था और आर्या बहुत खुश थी उसके आने की खबर से ही। आर्या, आप एक काम कीजिए, आज अरण्य की पसंद की खीर बना लीजिए। आपके हाथों की खीर ऐसे भी उसे बहुत पसंद है। उर्मिला जी ने आर्या से कहा। जी मासा, हम भी यही सोच रहे थे। आर्या किचन में थी इस वक्त, तो वो अब खीर के लिए सामान कलेक्ट करने लगी। 1 घंटे बाद अरण्य आ गया था। पहले तो वो सबके साथ बैठा था और फिर उसके बाद अंकेश जी से अपने बिजनेस रिलेटेड बातें करने लगा और फिर डिनर का टाइम हो गया। उसने आर्या को ऐसे देखा जरूर, पर बात भी करने का वक्त नहीं मिल पाया था उन दोनों को। डिनर के बाद जाकर उसे फुर्सत मिली थी और अब वो रूम में आया। उसने रूम का डोर ओपन किया तो कुछ हैरान हुआ, क्योंकि उनका रूम काफ़ी अच्छे से डेकोरेटेड था। अरण्या अंदर आया और फिर अंदर उसने जो देखा उसकी आंखें लगभग बाहर आने को हो गई थी। उनके बेड पर बच्चों के ढेरों सारे खिलौने रखे हुए थे और उसके बीच एक रैपर। अरण्य ने अपना कोट एक तरफ फेंका और दौड़कर वो रैपर उठाकर ओपन किया तो उसमें प्रेगनेंसी किट थी, जिस पर पॉजिटिव रिजल्ट शो हो रहा था, और साथ ही एक बड़ा सा बेबी फोटो फ्रेम था जिस पर लिखा था, आई एम कमिंग डैड। आर्या, आर्या, बड़ी मुश्किल से अरण्य के मुंह से आवाज़ निकली थी। आर्या, जो बालकनी में छिपकर खड़ी अरण्य की खुशी वो कैमरे में कैद कर रही थी, अब धीमे कदमों से वो उसके पास आई। बेटू, बेटू, ये सब, ये सच, ये कब, कैसे? उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। आंखों में नमी उतर आई थी। आर्या ने उसके हाथ को थाम लिया।
हाँ उमल जी, सच है ये। आप हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। आई एम 2 वीक्स प्रेग्नेंट, वो बोली। अरण्य ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया था। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। अब आगे बस आर्या को अपनी बाहों में कस चुका था। उसकी मजबूत होती पकड़, उसकी तेज चलती सांसें और धड़कनों का शोर ही काफी कुछ बयां कर रहा था। उमल जी, इट्स हर्टिंग। उसकी पकड़ जब आर्या से सहन नहीं हुआ तब उसने धीरे से कहा, और अरण्य ने तुरंत ही उसे छोड़ दिया। आई एम सॉरी बेटू, एक्चुअली समझ नहीं आ रहा हम कैसे बताएं आपको कि ये इतनी बड़ी न्यूज़ सुनकर क्या फील हो रहा है। हमारी छोटी सी जान के अंदर हमारा बेबी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बच्चा, हमें ये खुशी देने के लिए। कहते हुए उसने आर्या का चेहरा हाथों में भरकर उसके माथे को शिद्दत से चूम लिया। आर्या की आंखें भर आई थी अरण्य की खुशी को देखकर। वो घुटनों के बल नीचे ही बैठ गया था और आर्या के पेट पर हाथ रखा। उसने प्यार से अपने हाथ फेरे। हमारा बच्चा, आई लव यू माई बेबी, मम्मा डैडा इज वेटिंग फॉर यू, कहते हुए उसने वहां पर किस किया। आर्या बेटू, आपको ये कब पता चला? कुछ देर बाद वो आर्या को अपने से सटाए हुए बैठा था। उसके दोनों हाथ आर्या की कमर के होते हुए पेट पर थे और आर्या का सिर उसके सीने से लगा हुआ था। परसों, आर्या ने कहा। और आपने हमें बताया नहीं, वो कुछ नाराजगी से बोला। उमल जी, अगर हम पहले बता देते तो आपको इतना अच्छा सरप्राइज कैसे मिलता और हम आपकी ये खुशी कैसे देख पाते, वो उसके सीने को कुरोदते हुए बोली। आपने बाकी किसी को बताया? वो सब आपकी जिम्मेदारी है। पहला हक आपका था तो हमने आपको बता दिया, वो मासूमियत से बोली। तो अरण्य भी हल्का सा मुस्कुराया और उस पर अपने बाहों का घेरा और कस दिया। वो सब तो ठीक है बेटू, पर अब आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा। ये भागा दौड़ी जो आप दिन भर करती हैं उसे बंद करिए पहले तो, और आराम से चलना शुरू कीजिए। बाहर की चीज़ें नहीं खानी है आपको, और ज़रा भी कुछ हुआ तो सबसे पहले आप हमसे शेयर करेंगे बिना कोई देरी किए हुए। उमल जी, सब खुश तो होंगे ना बेबी की न्यूज़ सुनकर? हमें डर भी लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही ताऊ जी कहकर वो चुप हो गई। ए बच्चा, फालतू की कोई बात सोचना भी नहीं है आपको। सब अच्छा ही होगा। हम हर वक्त आपके और बेबी के आसपास ही रहेंगे। और रही बात सबकी खुशी की, तो वो तो आप कल खुद ही देख लीजिएगा। उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा। पर कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप बेबी आने के बाद उससे ज़्यादा प्यार करो? उमल जी, हम पहले ही बता रहे हैं आपको, हमारी जगह हम किसी को कभी नहीं देने वाले। आपके बेटू हम ही रहेंगे बस। आर्या को जैसे ही कुछ याद आया वो उसकी तरफ चेहरा करते हुए बोली। उसकी बात सुनकर अरण्य हल्का सा हंसा। पर वो भी तो हमारा ही बच्चा होगा ना, तो उससे कैसी जलन होने लगी है आपको अभी से? हाँ तो वो हमारा बच्चा होगा, लेकिन आपके बेटू हम ही हैं और हम ही रहेंगे। आप हमसे ज़्यादा प्यार किसी से नहीं कर सकते, मतलब किसी से भी नहीं, वरना हम ना आपसे नाराज़ हो जाएंगे, वो उसे धमकाते हुए बोली। बिल्कुल भाई, कोई भी आ जाए, हमारी जान आप ही रहेंगी। आप बाकी की बातें बाद में करिएगा, सो जाइए। दिन भर तो आपने आराम किया नहीं होगा। 11 बज रहे हैं, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, अरण्य ने उसे ठीक से बिस्तर पर लिटाते हुए कहा और खुद भी उसके पास ही लेट गया। पर अभी हमें नींद नहीं आ रही उमल जी। आ जाएगी थोड़ी देर में, आप अपने मुंह और आंखें बंद रखिए उसके लिए, कहकर अरण्य हल्के हाथों से उसके सिर को दबाने लगा। तो जल्दी ही आर्या सो गई। वैसे भी उसे काफ़ी थकान सी लगी रहती थी इन दिनों। अगले दिन अरण्य जब सोकर उठा तो आर्या अभी उसके करीब सोई हुई थी। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसके माथे को चूमते हुए उसके प्यारे से चेहरे को कुछ देर के लिए अपनी निगाहों में भरा। फिर उसके नाइट सूट के टॉप को देखा जो कुछ ऊपर हो चुका था, जिससे आर्या का खुला पेट झांक रहा था। उसने धीरे से वहां पर किस किया। बेबी, आपकी मम्मा भी बेबी ही हैं हमारे लिए, तो आप इन्हें ज़्यादा तंग मत करिएगा। आप हमारे परिवार में खुशियाँ लेकर आ रही हैं। आपके डैड आपकी मम्मा से बहुत प्यार करते हैं, पर आप भी उनके लिए बहुत अनमोल होने वाली हैं, हमारी प्रिंसेस, वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला और फिर उठकर फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद जब वो शावर लेकर आया, आर्या तब भी सो रही थी। वो उसकी तरफ आया। बेटू उठ जाइए। नहीं, वो करवट लेते हुए बोली।
अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बाद उठ जाइएगा, कहकर वो हॉल में आया जहाँ महिमा जी सबको चाय दे रही थी। उर्मिला जी के साथ पूरा परिवार भी इस वक्त यहीं पर था। अरण्य, अभी आर्या नहीं उठी क्या आज? उर्मिला जी ने सवाल किया। नहीं मासा, वक्त देख रहे हैं आप, फिर भी कुछ नहीं कहा होगा, सुबह के 8 बज रहे हैं। उठ जाएंगी वो मासा, वैसे भी उठने के बाद उनका हाल आप जानती ही हैं। आपको तो उनकी तरफदारी से कभी छुट्टी मिल ही नहीं सकती, उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, जो सुनकर अरण्य उनके पास ही अब आकर बैठ गया। अब आपको उनका और भी ख्याल रखने की ज़रूरत है मासा, और हम इतना जानते हैं कि आप ही उन्हें अपनी पलकों पर बैठा कर रखने वाली हैं। अरण्य के कहने पर उन्होंने कुछ अजीब तरीकों से उसे देखा। आर्या प्रेग्नेंट है, उसने धीरे से कहा। अरण्य, आप सच कह रहे हैं? इस घर का वारिस आने वाला है? ताई जी उसकी बात सुनकर ही खुश हो चुकी थी। अरण्य ने हाँ में सिर हिलाया। उर्मिला जी, अंकेश जी, महिमा जी सब बहुत खुश हुए थे उसकी बात सुनकर। हेमा तारानी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस आशीर्वाद के लिए। अपनी आंखें मूंद कर हाथ जोड़ते हुए उर्मिला जी ने कहा, महिमा सुना आपने, हम दादी सा बनने वाले हैं, भाभी सा, हमारे घर नन्ना मेहमान आने वाला है। उर्मिला जी की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। अरण्य, पंडित जी से कह देना वो घर आ जाए, हम बच्चे और आर्या की सलामती के लिए प्रार्थना जरूर करेंगे भगवान से। ताई जी ने कहा तो उसने सिर हिलाया। आर्या जो अभी अभी नीचे आ रही थी, सबकी बात सुनकर उसे भी एहसास हुआ कि अरण्य ने सबको बता दिया है। उसने सिर झुकाया, उसके चेहरे पर शर्म की लकीरें थी। अरे आर्या, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए ना बेटा। अंकेश जी की निगाह जैसे ही उस पर पड़ी, उन्होंने कहा। सबने अब उस ओर देखा। आर्या चलकर उनके पास आई। ताई जी उसे देखती ही उसके पास आई और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आज हम बहुत खुश हैं कि खानदान का वारिस आपके पेट में पल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे हुक्म सा वापस किसी रूप में आ रहे हैं। ईश्वर आपकी और बच्चे की रक्षा करे। उन्होंने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा और उसके सिर को चूम लिया। आर्या ताई जी के पैर छूने को हुई कि उन्होंने रोका। बेटा, ऐसी हालत में झुकना ठीक नहीं, ताई जी और उर्मिला जी दोनों ने एक साथ ही कहा। आर्या, अब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सुबह के 8 हो रहे हैं, आपने अभी तक कुछ खाया भी नहीं। बैठिए आप, हम आपके लिए कुछ हेल्दी सा बना कर लाते हैं, महिमा जी ने कहा। नहीं चाची सा, आप क्यों परेशान होंगी, हम ले लेंगे, वो तुरंत ही बोली। बस आप चुप रहिए, उर्मिला जी ने उसे डांटा और फिर महिमा जी से फ्रूट्स लाने को कहा। आर्या ने अरण्य की तरफ नजर उठाकर देखा, जो मुस्कुरा रहा था। जहां अब तक घर में इतना बड़ा दुख था, वहीं अब आर्या की प्रेगनेंसी की न्यूज़ से जैसे एक बार फिर से खुशियों ने दस्तक दी थी। काफ़ी देर तक तो आर्या सबके बीच ही रही और फिर जब वो रूम में आई तो उसने अपना फ़ोन उठाते हुए निशा को कॉल लगा दिया। हेलो, तू आज इस टाइम फ्री कैसे हो गई? बस फ्री हो गई, आप बताइए वहाँ पर सब कैसे हैं? भाई साहब वो तो ऑफिस गए होंगे। वो तो सुबह ही चले गए थे, कान्हा भी स्कूल गया है। तू बता, कॉल कैसे किया? एक्चुअली मुझे कुछ बताना था। क्या बताना था? कोई गुड न्यूज़ है क्या? सच्ची? तू मजाक तो नहीं कर रही है ना? नहीं, पागल है क्या? सच्ची बोल रही हूँ मामी सा, उसने कहा तो निशा बहुत खुश हुई। तेरे भाई साहब तो बहुत खुश होंगे ये सुनकर। वैसे अच्छा भी है, कान्हा के साथ खेलने वाला कोई भाई बहन आ जाएगा उसके लिए। कितना अच्छा होगा सब कुछ। अब निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ भी सबको जब से ये न्यूज़ पता चली है सब बहुत खुश हैं। हमें भी खुशी हो रही है, पर थोड़ा सा डर लग रहा है। कुछ डरने जैसा नहीं है इसमें, पहली बार में थोड़ा बहुत तो टेंशन होती ही है, पर तेरे साथ जीजू सा है ना, जैसे उन्होंने तुझे संभाला है वैसे बेबी के लिए भी वो हमेशा तेरे सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े रहेंगे। शाम को तेरे भाई साहब के साथ आती हूँ तो उससे मिलने, निशा ने कहा। ओके, वेट करूँगी, आर्या ने कहा और फिर कॉल कट करने के बाद वो रेडी होने लगी। हॉस्पिटल भी तो जाना था उसे। शाम को जब आर्या हॉस्पिटल से बाहर निकली तब अरण्य पहले से वहाँ खड़ा हुआ उसका वेट कर रहा था। उमल जी, आपकी तो मीटिंग्स थी ना, आप बेवजह ही परेशान हुए, हम चले आते, ड्राइवर आ जाता लेने या फिर अर्थ के साथ, वो उसके पास आते हुए बोली। अब आपको किसी के साथ या अकेले आने जाने की नीड नहीं है, हम ही आपको ड्रॉप और पिक करेंगे। कहते हुए उसने आर्या के लिए डोर ओपन किया तो आर्या जाकर गाड़ी में बैठी। इसके बाद वो भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया।
उमल जी, आपको गर्ल चाहिए या फिर बॉय? आर्या ने उससे सवाल किया। प्रिंसेस चाहिए हमें, बिल्कुल आपकी तरह। क्यों, बॉय क्यों नहीं? आर्या ने उसका जवाब सुनकर तुरंत ही सवाल किया। क्योंकि प्रिंसेस होगी तो वो हमारी आर्या की, हमारी बेटों की परछाई होगी, आपके जैसे हमारा ख्याल रखेगी। और सबसे बड़ी बात, कभी कभी जब आप नहीं होती तो हमें बहुत बुरा लगता है, तब हमारी प्रिंसेस तो रहेगी हमारे पास। अनाया को जब पहली बार गोद में उठाया था तभी से यही चाहत है दिल में कि हमारा पहला बेबी गर्ल ही होना चाहिए। बेटियां घर की रौनक होती हैं, बेटू शहजादी होती है वो। फर्स्ट बेबी? हाँ, फर्स्ट बेबी। जब आपको बेबी बॉय चाहिए होगा तो उसके लिए सेकंड की भी तो प्लानिंग करनी ही होगी ना बेटू। कहते हुए उसने आर्या की तरफ देखकर एक आंख दबाई। उमल जी, आप ना बहुत ज़्यादा गंदे होते जा रहे हो, वो उसकी शरारत समझ आने पर मुंह फुलाते हुए बोली, जिससे वो हंस पड़ा। अच्छा बताइए, कुछ खाएंगी आप? नहीं, हमें कुछ नहीं खाना। नाराज हो गया हमारा बच्चा? वो मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ देखने लगी तो अरड़े ने गाड़ी एक साइड में रोकी और उसे अपने गोद में बैठा लिया। हमारा बच्चा, आप जो चाहेंगी बस वही होगा। कभी ऐसा हुआ है आपकी इच्छा के बगैर हमने आपको छुआ भी हो या कोई ख्वाहिश की हो आपसे? वो उसके गाल को पिंच करते हुए बोला। उमल जी, हमने तो बस ऐसे ही, हम जानते हैं कि हमारे बच्चे की शरारत थी ये, और आपका यूं उठना तो हमें और दीवाना कर देता है आपका। वो मदहोशी भरी आवाज़ में उसके लबों को अंगूठे से सहलाते हुए बोला, जिस पर आर्या ने शर्म से नजरें झुका ली। उमल जी, चलिए, लेट हो रहा है, वो नजरें चुराते हुए बोली। कहते हुए अरण्य ने प्यार से उसके चेहरे को ऊपर करते हुए उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस की और फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। जब वो दोनों घर आए तो अविरल और निशा आए हुए थे। अविरल को देखते ही आर्या उसकी तरफ भागी। बेटू, लाडो आराम से, अरण्य और अविरल ने एक साथ ही कहा। वो अविरल के पास आकर रुकी। भाई साहब, कैसी है मेरी लाडो? वो उसके गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए बोला। हम बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसे हो? मस्त, तेरे सामने हूँ। गॉड जी हमारी लाडो और बेबी को ढेर सारी ब्लेसिंग दे, वो बोला तो वो मुस्कुराते हुए उसके सीने से लग गई। बुई, आप तो हमें भूल गई, वो जो अपने भाई सा के साथ ही बातों में बिजी हुई थी। कान्हा की आवाज़ आई तो उसने अपनी नज़रें घुमाई। बिल्कुल उसी की तरह मुंह फुलाए वो खड़ा था। आर्या ने अब हंसकर उसे उठाना चाहा कि उर्मिला जी ने टोका। आर्या, आप दूर से ही बात कीजिए, गोद में मत उठाइए उन्हें, आपकी सेहत और बेबी पर असर पड़ेगा। वो सही कह रही हैं, तू गोद में मत ले इसे, वैसे भी बड़ा हो गया है और बहुत शरारत करने लगा है, निशा ने कान्हा को अपने पास करते हुए कहा। आर्या ने कान्हा को देखा जो नाराज सा खड़ा था। मम्मा ने बोला था कि आपका बेबी आने वाला है, हमारा ब्रदर या सिस्टर, पर आप तो अभी से हमें प्यार नहीं कर रही, बेबी के बाद तो आप हमें बिल्कुल प्यार नहीं करोगे बुई। कान्हा आंखों में आंसू भरकर बोला। कान्हा, बस बहुत बातें आने लगी है आपको, अविरल उसे चुप कराने के लिए बोला। ऐसे कैसे कोई आपसे ज़्यादा किसी को प्यार करेगा? आपकी बुई की तबीयत ठीक नहीं है बच्चा, इसलिए वो आपको गोदी में नहीं उठाएंगी, पर हम तो उठा सकते हैं ना हमारे बेबी को। अरण्य ने आर्या का उतरा हुआ चेहरा और कान्हा को रोते हुए देखकर कहा और उसे गोद में उठा लिया। आई एम सॉरी बेबी, बट बुई सबसे ज़्यादा आपको ही प्यार करती है। हम तो आपके लिए चॉकलेट्स भी लेकर आए हैं, ये देखिए। आर्या ने अपनी बैग से उसे ढेर सारी चॉकलेट्स देते हुए कहा। वाह, इतनी सारी चॉकलेट्स! वो खुश होकर सारी चॉकलेट्स लेते हुए बोला। तब जाकर आर्या को तसल्ली हुई और उसने कान्हा के आंसू साफ करते हुए उसके माथे पर प्यार से किस किया। आप बहुत अच्छे हो, कान्हा ने आर्या के गाल पर किस किया। और हम? अरण्य ने अपना गाल आगे किया तो वो खिलखिलाते हुए उसके गाल पर भी किस करने लगा। डिनर के बाद अरण्य उठकर जाने लगा था, तब ताई जी ने उसे उसके रूम में आने को कहा। वो उनके पास आया तो ताई जी ने उसकी तरफ कुछ पेपर्स पढ़ाए। ताई जी, ये क्या है? आप खुद ही देख लीजिए। उनके कहने पर अरण्य ने वो पेपर्स रीड किए। ये वही प्रॉपर्टी पेपर्स थे जो ताऊ जी ने अपने जाने से पहले देकर गए थे। ताई जी, वो कुछ हैरानी से बोला। अरण्य, रख लीजिए बेटा, ये सब कुछ आपका ही तो है ना, और आपके ताऊ जी का आशीर्वाद है, ये समझ लीजिए। उन्होंने अपने पोते या पोती के लिए कुछ छोड़ा है। अब उनके बिना हमारी जिंदगी का भी क्या ही भरोसा है बेटा।
उन्होंने ये काम हमें सौंपा था, पर उनके जाने के गम हम खुद में ही उलझे रह गए। आज जब नज़र पड़ी तो याद आया। प्लीज़ आप ऐसा मत कहिए, पर ये पेपर्स ये सब रख लीजिए। बेटा, अगर आपने हमें दिल से अपनाया है तो रख लीजिए, हम आपके आगे हाथ। ताई जी नहीं, प्लीज़, आप चाहती हैं तो ठीक है, वो उनकी बात बीच में काटते हुए बोला और फिर उनके गले से लग गया तो ताई जी रो पड़े। काफ़ी देर तक अरड़े उनके साथ ही रहा और फिर जब वो रूम में आया तो देखा आर्या मज़े से लैपटॉप में कोई कार्टून देख रही थी। बेटू, इतना वक्त हो गया और आप जाग रही हैं, बंद करिए ये सब, वो रूम में आते हुए बोला। हमें अभी देखना है। जिद्दी मत बनिए और लैपटॉप ऑफ कीजिए। आप डांट रहे हैं हमें, उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा तो अरड़े उसे देखने लगा। हमने डांटा कहाँ, अभी आप डांट ही रहे थे। आप ना आजकल बहुत ज़्यादा सुनाने लगे हो हमें, हमें आपसे बात ही नहीं करनी, वो बड़बड़ाते हुए बोली और लैपटॉप ऑफ करके अपनी जगह पर लेट गई। उसकी प्रेगनेंसी को 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके थे और बढ़ते वक्त के साथ अब कुछ दिनों से मूड स्विंग्स भी स्टार्ट हो गए थे। पहले कौन सा कम जिद्दी थी वो कि अब तो और भी नखरे करने लगी थी। अरड़े ने नामे सिर हिलाया और फिर बेड पर उसके पास आकर बैठ गया। अच्छा ठीक है, हम सॉरी बोल रहे हैं आपसे। आप ये बताइए कि आपने अपनी मेडिसिन ली है कि नहीं। हमें कुछ भी नहीं लेना। वो जो मेडिसिन भूल चुकी थी पर अपनी गलती कैसे मान लेती तो मुंह फुलाते हुए बोली। अरड़े ने अब ड्रॉर ओपन करके उसकी मेडिसिन निकाली और फिर आर्या को उठाकर अपनी गोद में बैठाया। मुंह खोलिए, वो बोला। ये अच्छी नहीं है और हमें आपके हाथ से नहीं लेनी, हम खुद खा लेंगे। बेटू, बस बहुत हुआ, मेडिसिन खाइए चुपचाप। डॉक्टर ने भी कहा था कि आप वीक हैं तो इस तरह की कोई लापरवाही नहीं करनी है। वो इस बार कुछ सख्त सी आवाज़ में बोला और उसने मेडिसिन खिलाने के बाद पानी भी पिला दिया। इसके बाद आर्या अपनी जगह पर लेट चुकी थी। अरण्य उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रहा था। बेटू, उसने उसे पुकारा पर आर्या ने कोई जवाब नहीं दिया। गुड नाइट कहते हुए अरड़े ने उसका सिर चूमा और काफ़ी देर तक उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। अभी से इनका ये हाल है तो आगे पता नहीं क्या होने वाला है। आर्या के मूड स्विंग्स के बारे में सोचता हुआ वो खुद से ही बड़बड़ाया और फिर उसे बाहों में भरता हुआ सो गया। उमल जी उठिए ना, वो गहरी नींद में था जब आर्या ने उसे आवाज़ दी। आर्या की एक आवाज़ पर उसकी नींद पूरी तरह से खुल चुकी थी। बेटू, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या आपको। हाँ, हमें भूख लगी है। इस वक्त उसने एक नज़र घड़ी पर डालते हुए कहा। रात के 3 बज रहे थे। उसके पूछने पर आर्या ने हाँ में सिर हिलाया। ओके, फ्रूट्स। नहीं, हमें प्याज के तीखे से पकौड़े खाने हैं। पर बच्चा, वो इस टाइम कहाँ मिलेगा। वो सब हमें नहीं पता, पर आपके बेबी को भी भूख लगी है और पकौड़े भी तो आपकी प्रिंसेस को चाहिए सच्ची। उसने जिस मासूमियत से कहा था, अरड़े के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आप बस 10 मिनट का टाइम दीजिए, हम आते हैं लेकर। वो उसके गाल पर हाथ रखते हुए रूम की लाइट्स ऑन करके बोला और फिर उठकर रूम से बाहर निकल गया। बाहर का ऑर्डर करने का आ तो जाएगा कहीं ना कहीं से, पर वो हेल्दी नहीं होगा। वो खुद से बोलते हुए किचन में आया। उसने अब अपने फ़ोन में रेसिपी देखी और फिर बहुत मुश्किल से एक एक सामान कलेक्ट करके उसने पेस्ट बनाया और फिर पकौड़े फ्राई करने लगा। किचन की लाइट्स ऑन देखकर उर्मिला जी जो पानी पीने उठी थी वो वहां आई तो अरड़े को देखकर हैरान रह गई। उसके मुंह पर भी बेसन लगा हुआ था और वो गैस ऑफ कर रहा था। अरण्या, आप इस वक्त यहाँ पर क्या बनाने लग गए। उर्मिला जी को देखकर वो कुछ झेप्सा गया। उसने आज से पहले कभी कुकिंग नहीं की थी, पर कहते हैं ना, प्यार तो कुछ भी करा सकता है। वो मासा, दरअसल आर्या को भूख लगी थी और उन्हें पकौड़े खाने थे। उसने नजरें चुराते हुए कहा। आपको हमसे कहना चाहिए था, बेवजह आप इतना परेशान हुए। खुद का हाल देखिए, क्या बना रखा है आपने। उन्होंने उसके चेहरे की तरफ इशारा किया तो अरड़े ने अपने गाल पर हाथ लगाया। उर्मिला जी ने अब अपने पल्लू से उसका चेहरा साफ किया। और भी कुछ चाहिए तो बताइए, हम बना देते हैं। नहीं, बस यही चाहिए थी, आप जाकर सो जाइए, अब हम भी ले जाते हैं, उसने कहा तो उन्होंने सिर हिलाया। वो प्लेट लिए हुए रूम में आया तो उसकी आंखें छोटी हो गई। उसकी आर्या, उसकी बेटू तो सो चुकी थी। ये अच्छा तरीका है परेशान करने का। बुदबुदाते हुए वो प्लेट लेकर आया और प्लेट टेबल पर रखने के बाद उसे उठाने लगा। बेटू बेटू उठो, पकौड़े नहीं खाने अब आपको।
सोने दीजिए ना, क्यों परेशान कर रहे हैं आप हमें। पर आपको तो भूख। उमल जी, हमें कुछ नहीं खाना, अब आप सोने दीजिए हमें, वो उनिंदी आवाज में बोली और दूसरी तरफ को करवट लेकर लेट गई। अभी तक तो अकेले यही थी और अब प्रिंसेस जो बिना आए ही अपनी डैड की बैंड बजा रही हैं कहकर वो मुस्कुराते हुए उसके पास आकर वापस से लेट गया। अगली सुबह आर्या की नींद खुली तो अरण्य उसे अपनी बाहों में जकड़े हुए अभी भी सो रहा था। आर्या ने अब घड़ी की तरफ देखा, 6 बज रहे थे। नॉर्मली उसके उठने से पहले आर्या डेली उठ जाता था। आर्या ने मुस्कुराते हुए उसके अपने ऊपर से उसके हाथ हटाए। गुड मॉर्निंग, उसने धीरे से कहते हुए उसके गालों को चूम लिया। वो उठकर बैठी तो नज़र टेबल पर रखे पकौड़े की प्लेट पर गई। ये कहाँ से आया, उसने खुद में कहा। फिर रात का ख्याल आया, उमल जी लेकर आए थे ये, वो कुछ हैरानी से बोली और फिर अरड़े को देखा जो शांत सा सोया हुआ था। आर्या ने अब उसकी हथेली को आहिस्ता से थाम लिया। आप सच में बहुत कर रहे हैं हमारे लिए, आपके जितना प्यार तो कोई हमसे कर ही नहीं सकता। आप बेस्टेस्ट हो। सुना बच्चा आपने, आपके डैड बेस्ट हस्बैंड हैं और हमें पूरा भरोसा है इन पर कि ये आपके लिए बेस्टेस्ट डैड जरूर बनेंगे, वो बोली। और आपके पास वर्ल्ड की बेस्टेस्ट मम्मा है जिनसे आपके डैड सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। कहते हुए अरड़े ने उसे ऊपर किया तो वो हड़बड़ा सी गई। आप कब उठे, जब आप हमारी तारीफ किए जा रही थी। वो उसके गाल पर बिखरे बालों को कान के पीछे करता हुआ हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। आप भी ना उमल जी, और आपको इतनी रात में बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी पकौड़े लाने के लिए। वो उसके सीने पर सिर टिकाते हुए बोली। अरे बेटू, बाहर कहाँ गए थे, घर का ही है, हमने बनाया था। वो एकदम ही बोल गया। क्या आपने बनाया था वो। उमल जी, आप क्यों करते हैं ऐसा, इतना भी मत किया कीजिए हमारे लिए। आप जान हैं हमारी, हमारी बेटू, हमारी बीवी, तो क्यों ना करें हम कुछ भी। वो बोला तो आर्या के पास अब कोई भी जवाब नहीं था। मिस्टर राठौर, आपकी वाइफ वीक है, ऐसे में प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होंगी, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अब बस इन्हें अपने लिए ही नहीं बेबी के लिए भी खाने पीने का ध्यान रखना होगा और खुद को लेकर बहुत केयरफुल रहना होगा, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इनका हीमोग्लोबिन लेवल ही कितना कम हो गया है, जो इस कंडीशन में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरण्य के सामने बैठी डॉक्टर ने कहा। आज आर्या की तबीयत कुछ खराब सी थी, जिसके लिए वो आर्या को लेकर हॉस्पिटल आया था और इस वक्त वो डॉक्टर के केबिन में उनके साथ था। आर्या बाहर थी। जी डॉक्टर, हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे, उन्हें और बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बस। आप ये मेडिसिन टाइम टू टाइम देते रहिएगा उन्हें, और डाइट पैटर्न भी चार्ट के अकॉर्डिंग ही फॉलो करिएगा जो मैंने बनाकर दिया है। ओके डॉक्टर, थैंक यू, कहता हुआ वो उनके केबिन से बाहर आया और देखा आर्या वेटिंग एरिया में खड़ी हुई थी, उसके साथ ही स्मृति भी। आई एम सो हैप्पी कि अब तुम और अर्थ भी पेरेंट्स बनने वाले हो, वरना तो तुम्हें उदास देखकर वो बहुत परेशान होता था, आर्या ने स्मृति से कहा। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराई। हाय जीजू, स्मृति की नज़र जैसे ही अरण्य पर गई उसने उठते हुए कहा। अरण्य ने भी उसे हेलो किया। उमल जी, आपको पता है स्मृति भी प्रेग्नेंट है और आज ही ये न्यूज़ कन्फर्म हुई इसके लिए। आर्या खुश होकर अरण्य को बता रही थी। अरण्य ने उसे बेस्ट विशेष दी। उसके बाद वो दोनों वहां से हवेली के लिए निकल गए। रास्ते भर अरण्य काफ़ी शांत था और आर्या को भी थकावट सी लग रही थी, तो वो अरण्य के कंधे पर सिर टिकाए सो चुकी थी। आर्या बेटू उठिए, हम घर आ गए। जब वो हवेली के बाहर आए तब अरण्य उसकी साइड का डोर ओपन करते हुए बोला और नींद से भरी आर्या ने अपने दोनों हाथ उसकी तरफ फैलाए। उसकी इस हरकत से वो हल्का सा मुस्कुराया और उसे गोद में उठा लिया। वो उसे लिए हुए ही अंदर आया। अरण्य, क्या हुआ इन्हें। आर्या को उसकी गोद में देखकर उर्मिला जी ने सवाल किया तो आर्या की तो जैसे सारी नींद ही उड़ गई। उसने झट से अपनी आंखें खोली और अरण्य को उसे उतारने का इशारा किया, जिस पर अरण्य ने उसे उतारा। मासा सॉरी, वो हम नींद में थे, उसने सिर झुकाते हुए कहा। आपका बचपना कब जाने वाला है, थोड़ा तो लिहाज करना सीखिए, वो उसे सुनाते हुए बोली। मासा, अरण्य ने उन्हें पुकारा तो उर्मिला जी अब उसकी तरफ देखी। आप जाइए रूम में और रेस्ट करिए। उसके कहने पर अपना सिर हिलाते हुए आर्या वहां से चली गई और अरण्य उर्मिला जी के साथ बैठ गया। उसने उन्हें सारी बात बताई।
अरे बेटा परेशान मत होइए आप इतना, हम सब है ना उनका ख्याल रखने के लिए। बस वो खाने में बहुत लापरवाही करती हैं, कहने पर भी उन्हें बस थोड़ा बहुत ही खाना होता है। डाइट अच्छी होती तो हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, और वैसे भी प्रेगनेंसी के टाइम पर अधिकतर लड़कियों को ये दिक्कतें होती है, नॉर्मल है ये, उर्मिला जी ने उसे समझाते हुए कहा। आप उनके पास जाइए, हम कुछ खाने को लेकर आते हैं बनाकर। जी मासा कहकर वो उठता हुआ आर्या के पीछे रूम में आया। आर्या अभी बाथरूम में थी, वो टॉवेल से चेहरा साफ करती हुई बाथरूम से बाहर आई तो अरड़े कुछ घबराता हुआ उसके पास आया। बेटू क्या हुआ? कुछ खास नहीं उमल जी, बस वोमिटिंग हो रही थी, वो बोली और टॉवेल बालकनी में डालने के लिए बढ़ने को हुई कि अरड़े ने उसका हाथ थाम लिया। इसे छोड़िए, हम कर देते हैं, आप आराम कीजिए, कहता हुआ वो बालकनी में चला गया। आर्या उसे ही देख रही थी। वो जब वापस आया तो आर्या को वहीं खड़ा देखकर वो उसे लेकर बिस्तर पर आया। उमल जी सब ठीक है, आप यूँ टेंशन मत लीजिए। कैसे टेंशन ना लूँ बेटू, हमसे नहीं देखा जाता आपको जरा सी भी तकलीफ में, पर हम कुछ नहीं कर पा रहे। जब से आप प्रेग्नेंट हुई हैं बार बार वोमिटिंग, आपको चक्कर आना, कभी दर्द। आई लव यू। आपका प्यार है ना हमारे साथ, तो हम हर तकलीफ झेल सकते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आर्या मुस्कुराते हुए उसकी गोद में बैठते हुए बोली। तब तक डोर नॉक हुआ। मासा आई होंगी, अरण के कहने पर वो उससे दूर हटकर बैठ गई। तब उर्मिला जी अंदर आई, उनके हाथ में जूस और वेजिटेबल सूप था। मासा हमें जूस नहीं पीना, उन्हें देखते ही वो मुंह बनाकर बोली। लापरवाही नहीं करनी है अब आपको, क्यों नहीं पीना जूस आपको? मासा चुप रहिए आप, उन्होंने कहा और उसके पास आकर बैठी। वो अपने हाथ से आर्या को सूप पिलाने लगी तो आर्या ने नमी भरी आंखों से अरण्य की तरफ देखा और फिर उर्मिला जी से लिपट गई। मासा जब आप प्यार करती हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन हमें तो उससे ज़्यादा आपकी डांट की ही आदत है, वो बोली तो उर्मिला जी हंसकर बोली। ठीक है फिर ये सब खत्म कीजिए, नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा आपको, उन्होंने उसके गाल पर चपत लगाते हुए कहा, जिससे वहां बैठा अरण्य भी मुस्कुरा उठा। घर पे हर कोई आर्या का बहुत ख्याल रखता था। आबृति और निशा भी उससे मिलने आया करती थी, और अरण्य वो तो परछाई की तरह हर वक्त आर्या के साथ रहने लगा था। आर्या को जब लास्ट टाइम आया और फिर डिलीवरी को बस 1 मंथ बचे थे, तब से अरण्य ने घर से ही काम करना शुरू कर दिया था ताकि वो हर वक्त आर्या के साथ रहे। इस टाइम आबृति भी मायके आई हुई थी। आर्या उसके साथ साथ उसके रूम में ही थी। अनाया अब कुछ कुछ बोलने लगी थी। मुम्मू मोटू, वो आर्या के बाहर निकले पेट पर हाथ रखते हुए खिलखिलाकर बोली। भाई साहब क्या हम सच में मोटे हो गए हैं? उसकी बात सुनकर आर्या ने फिक्र से कहा। आर्या वो बच्ची है, कुछ भी बोल जाती है, उसे थोड़ी पता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आबृति आर्या को समझाते हुए बोली और फिर अनाया को अपने पास बैठाकर बोली। बच्चा आपकी मामी सा मोटू नहीं हुई है, उनके टम्मी में बाबू है। बाबू, वो तालियां बजाते हुए बोली और फिर आर्या के पेट को किस्सी किया। हाय हमारा बच्चा, लव यू सो मच। उसके ऐसे प्यार जताने पर आर्या ने कसकर उसके गाल को चूम लिया। शाम के वक्त आर्या जब मिरर में खुद को देखे जा रही थी, उसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था। तब अरण्य भी वहां आया। बेटू आप क्या देखे जा रही हैं कब से? उमल जी हम सच में मोटे हो गए हैं क्या? मोटी नहीं, बहुत क्यूट हो गई हैं अब आप, वो उसके पास आते हुए बोला और उसके पेट पर हाथ रखा तो जैसे बेबी की किक महसूस हुई और वो मुस्कुरा उठा। देखिए बेबी भी बोल रही है कि उसकी मम्मा बहुत क्यूट है, अब जाकर तो आप ठीक हुई हैं, वरना कितनी वीक थी और आपको मोटू होने की चिंता सता रही है, वो उसके गाल को खींचकर बोला। आर्या इस टाइम गोलू मोलू सी हो रखी थी पर बहुत खूबसूरत लगती थी। प्रेगनेंसी की वजह से उसके चेहरे पर अलग ही निखार सा रहता था। काफ़ी देर हो गई है, अब चलकर सो जाइए, अरण्य ने कहा और उसको लेकर बिस्तर पर आया। काफ़ी देर बाद आर्या को नींद आई थी। अरण्य भी नींद में जा चुका था। सुबह के पहर आर्या की सिसकी सुनकर उसकी नींद खुल गई। उसने अपने बगल में देखा तो आर्या बैठी हुई दर्द से बेहाल थी। बेटू, वो झट से बैठते हुए बोला। उमल जी बहुत दर्द हो रहा है, वो रोती हुई बोली। बस कुछ भी नहीं हुआ बच्चा, हम हॉस्पिटल चलते हैं, कहते हुए उसने जल्दी से उर्मिला जी को आवाज़ दी और आर्या को गोद में उठाए हुए गाड़ी तक ले आया था। सब लोग उठ चुके थे।
उर्मिला, ये डिलीवरी का दर्द लग रहा है, वैसे भी वक्त हो गया है, आप भी जाइए इनके साथ, हम देवर जी के साथ दूसरी गाड़ी में आते हैं, ताई जी ने कहा। तो उर्मिला जी उनकी बात मानकर आर्या और अरण्य के साथ गाड़ी में बैठ गई थी। आर्या को दर्द उसकी चीख सुनकर अरण्य का दिल बेहाल सा हो चुका था। बहुत स्पीड से वो ड्राइव करता हुआ हॉस्पिटल आ गया था उसे लेकर, और फिर वहाँ डॉक्टर ने उसका चेकअप किया। इनकी डिलीवरी आज ही करनी होगी, लेबर पेन हो रहा है उन्हें, डॉक्टर ने कहा। जी डॉक्टर, आपको जो करना हो कीजिए, बस हमारी आर्या को इस दर्द से आराम दे दीजिए, अरण्य ने फिक्रमंद होकर कहा। नर्स ने आकर उससे कंसेंट फॉर्म में साइन कराया। आर्या की सी सेक्शन से डिलीवरी होने वाली थी। ओटी में जब उसे नर्स लेकर जाने लगी थी तब अरण्य उसके पास आया। उमल जी, वो धीमे से बोली, बहुत स्ट्रांग है हमारी बेटू, सब अच्छे से हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। वो उसका गाल सहलाते हुए उसके माथे को चूम कर बोला। उसकी खुद की आंखों में नमी भर आई थी। आर्या ने अपने उमल जी को इतना परेशान आज पहली बार देखा था। उसने अरण्य की हथेली थाम ली। आपकी प्रिंसेस बहुत जल्द आपकी गोद में होगी, वो हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली। अरण्य ने उसको अपनी बाहों में भरकर उसके सिर को दोबारा से चूम लिया और फिर नर्स उसे लेकर ओटी में चली गई थी। अरण्य के साथ बाकी परिवार बाहर खड़ा था। सब भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि आर्या का ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। कुछ देर बाद जब ओटी की लाइट ऑफ हुई तो डॉक्टर बाहर निकली। उनके हाथ में एक प्यारा सा बेबी था जो रुई के फाहे की तरह नाजुक और गोरा था। बधाई हो मिस्टर राठौर, इट्स अ बेबी गर्ल। डॉक्टर की बात सुनकर अरण्य की आंखों में ठहरी नमी गाल तक आ गई और उसने अंकेश जी की तरफ देखा जिन्होंने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। मासा, आपने देखा, हमारी छोटी आर्या आ गई। वो अपनी खुशी संभाल ही नहीं पा रहा था। ताई जी ने डॉक्टर से बच्चे को ले लिया था। अविरल और निशा भी यहाँ आए हुए थे और वो भी बहुत खुश हुए थे। डॉक्टर, बेटू ठीक है, वो भी कुछ देर में हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तब आप उनसे मिल सकते हैं, डॉक्टर ने कहा और वहाँ से चले गए। लगभग 1 घंटे बाद अरण्य आर्या के पास बैठा हुआ था। आर्या थक कर चूर सी थी। एक बच्चे को जन्म देना सबसे मुश्किल और हिम्मत वाला काम होता है। एक औरत इस दर्द को भी सहन करके अपने बच्चे को इस दुनिया में लेकर आती है। अरण्य ने आर्या को हाथ को अपने होठों से छू लिया और उसे आवाज़ दी, बेटू। आर्या, वो उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला। आर्या ने धीमे से अपनी आंखें खोली। उमल जी, हमारा बेबी प्रिंसेस आई है, अरण्य ने कहा तो आर्या ने इधर उधर नजरें घुमाई। अरण्य समझ गया कि वो बच्चे को ढूंढ रही है। उसने अब आवाज़ दी तो निशा अंदर आई। उसके हाथ में उनकी वो नन्ही सी चांद थी। आर्या ने हाथ बढ़ाया तो निशा ने बच्ची को अरण्य को दे दिया। अरण्य ने बहुत आहिस्ता से बच्ची को आर्या के बगल में लिटाया। उस नन्ही सी परी का चेहरा देखकर आर्या की आंखें भर आई थी और होठों में एक मुस्कान थी। उसने अरण्य की तरफ देखा और दोनों ने एक साथ बच्ची के सिर पर हाथ फेरा। आपकी विश पूरी हो गई, आर्या ने नमी भरी आंखों से कहा। जब से आप हमारी ज़िंदगी में शामिल हुई तभी से इनमें रंग भर गया बच्चा, और अब हमारी प्रिंसेस ने आकर हमें पूरा कर दिया। वो मुस्कुराता हुआ बोला। एक एक कर सब आर्या से मिले थे। आज उनकी मोहब्बत से भरी दास्तां वो उनकी अरण्या ने आकर पूरा कर दिया था। ये छोटी सी प्यारी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज कहानी का लास्ट पार्ट है और काफ़ी बड़ा भी मैंने बनाया है। इसके साथ मैंने काफ़ी मेहनत किया है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय देने में और वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली किसी और प्यारी सी कहानी के साथ।